हेलो बच्चों, लास्ट टाइम की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। आप लोगों ने वहाँ पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं कि राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, पहले ये बताइए, क्या आपको वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मीनिंग समझ में आ रहा है? वोलेटाइल मतलब क्या? जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है एंड काफ़ी कम टेम्परेचर पे वो इवापोरेट हो सकता है। एंड नॉन वोलेटाइल मतलब जो कि काफ़ी जल्दी इवापोरेट नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल वाटर। बराबर है। तो दोनों सोल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ का रूप अलग अलग होता है। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जरा देखिए तो। राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द solution, vapor pressure of solvent over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution। क्या कहता है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? जरा देखिए एक बार फिर से। इट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब ये कैसे पता चलेगा? मैं कंडीशन डालता हूँ, राउल्ट्स लॉ साबित कर देते हैं। लेट P01, ठीक है, लेट P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। एंड P is the vapor pressure of solvent over the solution, means solution के अंदर। and X1 is the mole fraction of solvent। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या स्टेटमेंट बनेगा, सोचिए जरा। अभी आप लोगों को राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन मतलब P, बराबर है, दैट इज P। और यू कैन से P1, इसे हम लोग P1 भी कह सकते हैं। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? तो इट इज इक्वल टू P01 मल्टीप्लाइड बाय X1 हो रहा है। इट इज नथिंग बट द P01 मल्टीप्लाइड बाय X1। ये है राउल्ट्स लॉ। किसके लिए है? तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए है। नाउ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन जहां पर दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो ऐसे केस के लिए X1 प्लस X2 हमेशा होता है 1। X1 प्लस X2 मतलब दो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन और उसका सम। सो देयरफॉर X1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 माइनस X2 बन जाएगा, 1 माइनस X2। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग P1 इज इक्वल टू P01 इंटू 1 माइनस X2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हुए, तो ये हो जाएगा P01 माइनस P01 इंटू X2 हो जाएगा, दिस इज P1। अब इसे अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा P01 माइनस P1 हो जाएगा। P01 माइनस P1 इज इक्वल टू आप लोगों को मिलेगा P01 इंटू X2, राइट, P01 इंटू X2। नाउ ये जो डिफरेंस है P01 माइनस P1, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा P। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो गया? P01 इंटू X2। सर ये डेल्टा P क्या है? ये जो डेल्टा P होता है इसे हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द डिफरेंस, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। इसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। नाउ यहाँ पर एक चीज के तरफ ध्यान दीजिए, डेल्टा P और X2 के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। सर X2 क्या हो गया? X2 इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट, राइट, क्योंकि X1 क्या लिया आपने? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो X2 क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड डेल्टा P ये हमें दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन का रेशियो होता है। मीन्स अभी हम लोग इतना समझ सकते हैं कि डेल्टा पी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है एंड देयरफॉर डेल्टा पी दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बन जाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो आगे आने वाला टॉपिक वही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रॉबर्ट्स लॉ क्लियर है, रॉबर्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कहता है, रॉबर्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन is equal to the vapor pressure of pure component that is pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution, right? और इसे जब हम लोग सॉल्व करके देखे x2 एंड x1 के साथ कंपेयर करके देखा तो फाइनली हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, डेल्टा P दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या मिला, अब देखिए अब क्या मिला, तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मिला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मिला, ठीक है। ये होता है रॉबर्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर हमें एक और टर्म को समझना है और वो टर्म होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके तरफ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ solution of non electrolyte, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है सर। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसको जब फ्यूज स्टेट में देखा जाए, मतलब मोल्टन करके देखिए या फिर उसका सॉल्यूशन बना के देखिए, तो इट कंटेन्स फ्री आयंस और उन फ्री आयंस की वजह से उसमें से करंट पास हो सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। लेकिन अगर आप लोग शुगर को देखिए, शुगर के सॉल्यूशन में से करंट पास करके देखिए, होगा के पास, नहीं होगा, तो इससे हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की केस में हम लोग अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, देखिए इसे हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन लिख दिया मैंने, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने सॉल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन, इसे हम लोग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ जनरली हम लोग 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी देते हैं इसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं वो होती है डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले के सिलेबस में इस सॉल्यूशन का जो यूनिट है इसका नाम ही ऐसा रखा गया था, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अभी तक तो सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या, कैसे डिफाइन किया, तो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन
which depends only on the number of solute particles and not on the nature of the solute particle, इसे हम लोग कहने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये कौन से 4? वेपर प्रेशर लोअरिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मजे की बात तो ये है कि हम लोग जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की निकालते हैं वो वैलिड होती है ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0.2 मोलर। 0.2 मोलर या फिर उससे कम कॉन्सेंट्रेशन अगर है सॉल्यूशन का, तो ऐसे केस में आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को मेजर करते हो। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर आपने मेजर कर दी तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे देखेंगे एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ के। अब पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग, राइट? वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब सर वेपर प्रेशर का कम होना। किसका वेपर प्रेशर कम होगा ये देखना पड़ेगा जब हम लोग सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। वेपर प्रेशर का कंसेप्ट हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया है, आज फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास कोई लिक्विड है, इस क्लोज कंटेनर में अगर कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो ईच एंड एवरी लिक्विड हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ इवापोरेशन एट सर्टेन टेम्परेचर। तो जब ये लिक्विड इवापोरेट होगा तो यहाँ से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड स्टेट को छोड़कर कौन से स्टेट में आ जाएंगे? गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है, वेपराइज होगा। कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये जो वेपराइज होने वाले मॉलिक्यूल्स है ये इस वॉल के साथ टकराएंगे, या फिर हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और ये वापस कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आते रहेंगे। एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद रेट ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब जितने मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे उतने मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे? कंडेंस भी होते जाएंगे। अब उस टाइम पे ये जो एरिया है जो हमें खाली दिखता है अभी, जहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि वेपर प्रेशर, वेपर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं इनके कारण इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, दैट प्रेशर इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड। It is the pressure which is exerted by the vapors of a liquid when the liquid is in equilibrium with its vapors। ये दोनों जब इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो यहाँ पर वेपर्स के कारण जो प्रेशर क्रिएट होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। अब समझते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। चलो वेपर प्रेशर लोअरिंग की तरफ अब चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अब ये वोलेटाइल सॉल्वेंट अगर है तो सर यहाँ से इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे? वेपराइज होते जाएंगे, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते जाएंगे और कुछ देर के बाद क्या होगा? कंडेंसेशन का फिनोमिना चालू होगा एंड यहाँ पर हमें इस लिक्विड का वेपर प्रेशर मिला हुआ है। सपोज करिए कि P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है आपके पास। अब मैं इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व कर देता हूं। नॉन वोलेटाइल, नॉन आयोनाइजेबल मतलब सीधा सीधा नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें जब हम लोग इसे डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन चुका है? सॉल्यूशन बन चुका है। जब सॉल्यूशन बनेगा तो क्या फर्क पड़ेगा वेपर प्रेशर के ऊपर? देखो, जब सॉल्यूशन बनेगा तो ये जो सॉल्वेंट का सरफेस एरिया है प्योर केस में क्या था? पूरी तरीके से अवेलेबल था फॉर द इवापोरेशन, था पूरी तरीके से इवापोरेशन के लिए अवेलेबल था। लेकिन जब आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व किया तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जो कुछ मॉलिक्यूल्स है ये कुछ मॉलिक्यूल्स इस सरफेस एरिया को क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। अब आप लोग सोचिए, यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एकदम इजीली वेपराइज होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल था वो वेपराइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गया ऑब्स्टेकल क्रिएट, तो यहाँ से वेपर्स नहीं बनेंगे।
तो यहाँ से वेपर्स नहीं बनेंगे, तो यहाँ टोटल वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम। सर वेपर्स कम हो जाएंगे तो वेपर का प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर गिर गया, है ना। वेपर प्रेशर क्या हो गया, गिर गया। इसी फिनोमिना को आप लोग कहते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर लोअरिंग। मतलब ये कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोलूट, याद रखिए, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोलूट आप लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कराते हो तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिरेगा, एंड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिरेगा। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। मीन्स सपोज करिए P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, राइट। या फिर हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि P01 इज ग्रेटर देन P1। होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। मतलब सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, हाँ कितना डिफरेंस है, तो P01 माइनस P का, और ये जो डिफरेंस है इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा P, और ये जो डेल्टा P होता है इसी को हम लोग बुलाने वाले हैं एज अ वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या है, ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछा तो आपको डेफिनेशन देते आनी चाहिए कि वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द डिफरेंस between the vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solvent over the solution. This is called as vapor pressure lowering. तो यहाँ आपने वेपर प्रेशर लोअरिंग समझा और उसका पूरा का पूरा कॉज भी समझ लिया, बराबर है। जब भी आप लोग किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है। अब चलते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, तो ये होता है द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, बराबर है, वेपर प्रेशर लोअरिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज द रेशियो, मतलब ये लो, ये हो गया रेशियो किसका, तो सर वेपर प्रेशर लोअरिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मींस वेपर प्रेशर लोअरिंग आपने कैसे दिया था, डेल्टा P से दिया था, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कैसे देते हैं, P01। वी नो दैट ये क्या हो सकता है, डेल्टा P का मतलब क्या होता है, P01 माइनस P होता है ना, P01 माइनस P डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, P01। तो इसे आप लोग कहते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डेल्टा P अपॉन P01 ये x2 के बराबर आता है। कैसे आता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इंटू x2 ऐसा कुछ रिलेशन पढ़ा था इन केस ऑफ रॉबर्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ से देखिए x2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये टर्म यहाँ चली गई, तो आप लोगों को मिल गया डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2, दैट इज वी कैन से दैट कि x2 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01। तो ये इक्वेशन क्या साबित करता है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। x2 मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। मतलब ये हुआ सर कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, एंड देयरफॉर इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स हमने क्या पढ़ा कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड है लेकिन उसके नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये भी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसका रेशियो अगर निकालते हैं
तो ये प्रॉपर्टी भी क्या आ रही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही आ रही है, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोलूट। अब मैंने हेडिंग दी है मोलर मास ऑफ सोलूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। इनफैक्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होना चाहिए था ये, लेकिन बुक में ऐसी हेडिंग है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है डेरिवेशन कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सोलूट एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड मोलर मास के बीच में क्या रिलेशन है ये पता करिए, और मोलर मास कैसे निकालते हैं ये पता करके दीजिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं। अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट इज डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। क्या हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इक्वल टू x2। नाउ x2 इज इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। सर ये बहुत बार आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट is the ratio of number of moles of solute to the total number of moles of solute and solvent in the solution। मतलब क्या, मतलब सपोज करिए कि N1 मेरे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड N2 इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट। तो ऐसे केस में मोल फ्रैक्शन x2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, N2 अपॉन N2 प्लस N1 बनेगा कि नहीं बनेगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, तो मोल्स ऑफ सोलूट के हैं एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के हैं। नाउ अगर आप लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में N1 की जो वैल्यू होती है इट इज फार ग्रेटर देन N2। हाँ सर, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या, जिसमें सोलूट की क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो ऐसे केस में N1 की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू N2, एंड इतनी कम है कि वी कैन अज्यूम दैट कि N1 प्लस N2 ये क्या हो जाएगा, N1। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, N2 अपॉन N1। अब इसे रिलेट करके देखिए तो आप लोगों के पास क्या क्या कंडीशन आती है, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट एंड N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, कैसा सॉल्यूशन बनाता हूँ देखिए, लेट W2 ग्राम ऑफ सोलूट ऑफ मोलर मास M2 is dissolved in W1 gram of solvent of molar mass M1। मैंने ऐसा सॉल्यूशन बनाया कि W2 ग्राम सोलूट जिसका मोलर मास M2 है उसे W1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जिसका मोलर मास M1 है। देन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सर मास अपॉन मोलर मास होता है। सो देयरफॉर N2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया, एंड N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा ये। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू क्या,
तो W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय M1। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन के साथ रिलेट करिए तो सो देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व्ड कि P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू x2, दैट इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 होगा, ऐसा रिलेशन आएगा। अब इसमें अगर सारी की सारी टर्म्स आपको पता है तो आप लोग M2 निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू क्या होगा, W2 इंटू M1 इंटू, इस टर्म को यहाँ पर लेके आओ तो ये जो टर्म है ये यहाँ पर रह जाएगी और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, दैट इज P01 डिवाइडेड बाय W1 इंटू P01 माइनस P1 होगा। इस तरीके से हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट को निकाल सकते हैं। सिर्फ मोलर मास ऑफ सोल्यूट ही क्यों, अगर कोई मिसिंग टर्म है तो आप लोग उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, आप लोगों को यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरी चीज ये कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट ना, आ रहा है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये एक बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन था जो 2 मार्क के लायक है। इसके ऊपर या तो डेरिवेशन पूछेगा या फिर डायरेक्टली आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। सो अब कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलना है, लेकिन उससे पहले देखिए आप लोगों ने अभी तक राउल्स लॉ के ऊपर कौन कौन से फॉर्मूलेस पढ़े हैं। आप लोगों ने P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1 पढ़ा था, बराबर है। देन P2 इज इक्वल टू क्या होता है, P02 इंटू x2। टोटल प्रेशर इन द लिक्विड क्या होता है, P इज इक्वल टू P02 माइनस P01 इंटू x1 प्लस P01 पढ़ा है, डिराइव करके देखा है। राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमने कंपोजिशन ऑफ वेपर के लिए भी फॉर्मूले पढ़े हैं। कंपोजिशन ऑफ वेपर में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके पार्शियल वेपर प्रेशर एंड इनके मोल फ्रैक्शन। तो P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P मतलब टोटल प्रेशर, P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P। एंड अभी अभी हम लोगों ने इसे पढ़ के रखा है, ये डेरिवेशन था, रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे नोट्स में है। ठीक है, क्या कहना है इसका, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mmHg। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आपको पता है सोल्यूट क्या है, यहाँ पर यूरिया है, एंड सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो अब इस न्यूमेरिकल में आपके पास डाटा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास गिवन में अभी दिख रहा है P01, राइट, कितना है, 17 mmHg है या नहीं है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको तो P1 फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कंटेनिंग 2.8 ग्राम सोल्यूट, W2 है ना, सोल्यूट कितना है 2.8 ग्राम, क्या है, यूरिया है। तो क्या इसका मोलर मास कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। इसका मोलर मास अगर निकालते हैं तो 2 नाइट्रोजन का 28, 4 हाइड्रोजन का 4, 1 कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16, टोटल आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है, तो सर वाटर का भी तो है, हाँ M1, वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। अब सोचिए आप लोगों के पास इतनी सारी टर्म्स हैं, आपको क्या फाइंड आउट करके देने के लिए कहा है, P1। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, सोचिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। क्या मैं इसे ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, आप लोग जरा सोचिए, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस P1
अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सो देयरफॉर P1 इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 मल्टीप्लाइड बाय P01। राइट, अब वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। करिए वैल्यूज को पुट। 1 माइनस W2 कितना है आपके पास 2.8, M1 कितना है 18 है, राइट, M2 कितना है 60 है, इंटू W1 कितना है, W1 दैट इज कितना ग्राम वाटर है 50 ग्राम, तो आपके पास W1 भी है दैट इज 50 ग्राम है, तो ये हो गया 50 एंड होल टर्म मल्टीप्लाइड बाय 17। करिए अब इसे सॉल्व। आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि धीरे धीरे करके इसका आंसर निकलते जाएगा। एक एक स्टेप सॉल्व करते जाइए। मैं आपको इसका फाइनल आंसर देता हूँ। ये होता है 16.714 mmHg। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो सकती है थोड़ी थोड़ी, राइट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट। और क्वेश्चन नंबर 5 का कहना क्या देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, दो कंपोनेंट है, एक है ए एक है बी आर। ए का वेपर प्रेशर कितना है 450 mmHg, बी का कितना है 700 mmHg एट 350 केल्विन। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एज वेल एज वेपर। Find the composition of liquid and vapor if total vapor pressure is 600 mmHg। तो अब आप लोगों के पास गिवन में क्या क्या है, जरा इसे पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, गिवन में हम लोग कंपोजिशंस की बात करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कंपोजिशन इन लिक्विड। कंपोजिशन इन लिक्विड। नाउ सोचिए P01 ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो ये कितना है आपके पास 450 mmHg है, ठीक है। एंड P02 हम लोग कर देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो ये कितना है 700 mmHg है, ठीक है, 700 mmHg है। आपके पास P टोटल वेपर प्रेशर ये कितना है 600 mmHg है। तो आप लोगों को कंपोजिशन इन लिक्विड मतलब ये कि x1 एंड x2 फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप लोग जरा सोचिए। तो कंपोजिशन इन लिक्विड मतलब सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर क्या होता है P इज इक्वल टू P02 माइनस P01, पता है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटू x2 प्लस P01। वैल्यूज को पुट करके देखिए, यू विल ऑब्जर्व कि 600 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए P02 की वैल्यू कितनी है 700 माइनस 450 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस P01 कितना है 450। तो अगर हम लोग इसे चेक करें तो ये तो यहाँ पर चला गया, ये हो गया 600 माइनस 450 एंड इसे अगर देखें तो ये हो गया 150 ऑफ x2, तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 250 एंड ये हो जाएगा 150। तो 150 इज इक्वल टू 250 ऑफ x2, सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू व्हाट 150 बाय 250। इसका आंसर होगा 0.6। तो अब आपके पास x2 मिल गया, तो x1 फाइंड आउट कैसे करेंगे। वी नो दैट x1 plus x2 always equal to 1, so therefore x1 is equal to 1 minus x2, that is 1 minus 0.6, ये हो जाएगा 0.4। तो आपके पास कंपोजिशन इन लिक्विड आ चुका है, ठीक है। अब दूसरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, कंपोजिशन इन वेपर, कंपोजिशन इन वेपर स्टेट। सोचिए जरा, अगर हम लोग कंपोजिशन इन वेपर दैट इज कंपोजिशन ऑफ ए, ये कह देता हूं मैं y1 एंड कंपोजिशन ऑफ बी को मैं कह देता हूं y2, राइट, ठीक है, y1 एंड y2। तो अब आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला है,
आप लोगों को पता है कि P1 इज इक्वल टू क्या होता है, Y1 इंटू पी होता है ना, Y1 इंटू पी। बट P1 इज इक्वल टू ये नहीं होता क्या, P01 इंटू X1 होता है ना, P01 इंटू X1। सो देयरफॉर आप लोग जरा सोचिए, आपके पास कंडीशन इक्वेशन क्या आ गया, Y1 इंटू पी इज इक्वल टू P01 इंटू X1। सो देयरफॉर Y1 इज इक्वल टू व्हाट, तो सर P01 इंटू X1 डिवाइडेड बाई P, ये वैल्यू है हमारे पास। P01 कितना है, तो इट इज 450, ठीक है, 450 इंटू X1 कितना आया, तो सर X1 आया 0.4 आया, X1 0.4 एंड टोटल वेपर प्रेशर कितना है, दैट इज 600। तो जरा सोचिए अब इसका आंसर आपके पास कितना होगा, ये होता है 0.3। तो क्या अब हम लोग Y2 कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरीके से x1 प्लस एक्स2 इक्वल टू 1 होता है, उसी तरीके से y1 प्लस y2 ये भी 1 होता है। सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 1 माइनस y1 करिए, तो 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। तो ये आ गया आपके पास कंपोजिशन इन द वेपर ऑल्सो। अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। A solution is prepared by dissolving 394 gram of a non-volatile solute in 622 gram of water. The vapor pressure of solution is found to be 30.74 mmHg at 30 degrees Celsius. If vapor pressure of water at 30 degrees Celsius is 31.8 mmHg, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखिए आप लोगों को क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय गिवन फाइंड आउट करना चाहिए। पहले लाइन में कहता है कि 394 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है, मतलब वो क्या हो गया W2, दैट इज 394 ग्राम कितने पानी में डिजॉल्व है, ये W1 हो गया, दैट इज 622 ग्राम। अब पानी है तो इसका मोलर मास है आपके पास 18 ग्राम पर मोल है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, दैट इज P, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इसे हम लोग कह देते हैं P। आपके पास कितना है 30.74 mmHg है। देन आगे क्या कहता है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P01 दैट इज 31.8 mmHg। कैलकुलेट द मोलर मास, तो मोलर मास क्या M2। अब आपके पास क्या इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन होता है कि P01 माइनस P होता है, P01 माइनस P। तो ऐसे केस में इसे हम लोग P1 मानते हैं ना हर बार, तो इसे अभी P1 मान लेते हैं। तो ये P01 इक्वल टू क्या होता है W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सो देयरफॉर M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W2 इंटू M1 हो जाएगा इंटू P01 डिवाइडेड बाय W1 इंटू P01 माइनस P1। नाउ W2 कितना है आपके पास 394, M1 कितना है 18, P01 कितना लिया हमने P01 कितना है अपने पास 31.8 है 31.8 डिवाइडेड बाय W1 कितना है 622 इंटू P01 31.8 माइनस P मतलब P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है 30.74। अब आप लोग इसे सॉल्व करिए। इसे अगर आप लोग सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर जो आप लोगों को मिलता है वो कितना मिलता है, 342 ग्राम पर मोल। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये टर्म्स को मैंने आप लोगों को डायरेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन मैं वीडियो में नहीं कर सकता, बहुत लंबा लेंथ हो जाएगा वीडियो का, तो आप लोग इसे टैली करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना क्या है जरा सोचिए तो।
a mixture of benzene and toluene contains 30% by mass of toluene at 30 degree Celsius. At 30 degree Celsius, vapor pressure of pure toluene is 36.7 mmHg है. That of pure benzene is 11.82 है, 118.2 mmHg. Assuming that the two liquids form ideal solution, calculate the total vapor pressure and partial vapor pressure of each constituent. टोटल प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का एंड दोनों का पार्शियल प्रेशर भी निकालना है. लेकिन आपके पास गिवन में क्या है पहले ये सोचिए. 30% बाय मास टॉलिन, मतलब आपके पास है मास ऑफ टॉलिन है. मास ऑफ टॉलिन ये कितना है 30 ग्राम मान लेते हैं. तो आपके पास मास ऑफ बेंजीन भी है, क्योंकि दोनों को मिलाकर 100 हो गया ना सॉल्यूशन का मास. तो ये कितना हो जाएगा 70. तो सर वेपर प्रेशर निकालने हैं तो मोल फ्रैक्शन तक पहुंचना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन तक पहुंचना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं. तो मोलर मास भी लगाना पड़ेगा. मोलर मास ऑफ टॉलिन, टॉलिन मतलब क्या C6H5CH3. तो इसका मोलर मास अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है 90 ग्राम पर मोल. एंड मोलर मास ऑफ बेंजीन अगर निकालते हैं, मोलर मास ऑफ बेंजीन तो ये होता है 78 ग्राम पर मोल, राइट. देन इसके बाद अगर मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन, तो क्या होता है मास अपॉन मोलर मास. तो मास अपॉन मोलर मास के हिसाब से सोचिए, आपके पास मास कितना है 30 एंड मोलर मास कितना है 92 आ गया है. ये 92 आएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन को अगर आप लोग देखें तो ये होते हैं 0.32 हो जाता है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालते हैं, दैट इज मास अपॉन मोलर मास. तो बेंजीन का मास कितना आ गया 70 डिवाइडेड बाय 78 करिए तो कैलकुलेट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अगर निकालते हैं तो ये आ जाता है 0.89. अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है रेशियो. दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हो जाएगा. सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन 0.32 डिवाइडेड बाय 0.32 प्लस 0.89. इसका आंसर चेक करिए. अगर आप लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन आएगा, इट इज 0.266. ये हो गया. सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी के लिए आपको पता है. तो 1 माइनस 0.266 करके देखिए, ये आएगा 0.7. ठीक, ये आगे दोनों के मोल फ्रैक्शन. अब आप लोगों को दोनों के पार्शियल प्रेशर्स निकालने हैं. तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन ये अगर निकालना है तो आप लोगों को लेना पड़ेगा प्योर प्रेशर किसका, टॉलिन का. दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन. क्या ये है राउल्ट्स लॉ के हिसाब से? हाँ है. सो देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन. अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन आपके पास कितना है 36.7 mmHg इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.266. इससे अगर हम लोग देखें तो ये होता है 9.76 प्रेशर है. तो यूनिट क्या रखेंगे mmHg. तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगा. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है 118.2 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.734. तो इससे अगर हम लोग देखें तो ये कितना होगा, तो इससे अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये आएगा
86.75 के आसपास mmHg। ठीक है, अब आपको कहता है कि टोटल प्रेशर भी चाहिए, तो टोटल प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा, तो सर प्रेशर ड्यू टू टॉलिन प्लस प्रेशर ड्यू टू बेंजीन, तो इन दोनों का सम करिए, तो ये कितना है 9.76 प्लस 86.75, इसका सम अगर देखें तो ये आएगा 96.5 समथिंग आएगा। यूनिट क्या देंगे, mmHg देंगे, होगा ऐसे, राइट। देन हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसे फॉलो करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 सफिशिएंट होता है, आपको मोलर मास ही निकाल कर देना है।